हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से साउंड एंड शाइन कर रहे होंगे। जो वीडियो है वो बेसिकली मेरी कनाडा की जर्नी के बारे में है। सो गाइस, मेरी कनाडा की जो जर्नी बिगिन हुई थी वो लास्ट ईयर हुई थी जून में। 13 जून को मैं कनाडा आई थी और अभी ऑलमोस्ट मुझे 1.5 साल हो गया है कनाडा में रहते हुए। तो जो मैंने कनाडा में अपने एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं कनाडा में रहते हुए, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें मैं किसी के भी इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने जो मेरे साथ चीजें हुई है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी इंस्टाग्राम में, कभी डीएम करके या फिर कभी कमेंट के नीचे, कि कनाडा का लाइफस्टाइल, कनाडा की जर्नी आपकी कैसी रही है, क्या क्या स्ट्रगल्स है यहाँ पे, स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को आंसर करूंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा। गाइस, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा, लिविंग है कनाडा में, उसमें मेजर खर्चा आपका रेंट का रहता है और ग्रोसरी वगैरह मिनिमम रहता है। मेजर खर्चे में आपका रेंट है, जैसे कि अभी मैं बेसमेंट में रहती हूँ। बेसिकली रेंट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अगर आप मेन सिटी में रहेंगे तो रेंट हर टाइम ज्यादा ही रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट मूव करेंगे तो ऑब्वियसली रेंट थोड़ा कम हो जाता है। जैसे अभी रहती हूँ ब्रैम्पटन में, तो यहाँ पे मेरे पास बेसमेंट है 1 BHK, तो इसका रेंट जो है वो $1200 है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में मूव करेंगे तो इसका जो बेसमेंट है 1 BHK का, उसका रेंट 900 और 1000 के बीच में होगा। लेकिन अगर आप ब्रैम्पटन में ही मेन सिटी में ही रहते हैं और आप अपार्टमेंट में मूव करते हैं तो उसका रेंट $2200 के करीब करीब है। लेकिन अगर आप यही रेंट की बात करते हैं टोरंटो में, जो डाउनटाउन में, तो उसका एक्सपेंस ज्यादा रहेगा। वहां पे अप्रोक्सीमेट $1800 में आपको बेसमेंट मिलेगी, तो अपार्टमेंट का खर्चा तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज्यादा खर्चा जो मेजर पार्ट है वो रेंट रहता है, उसके बाद रेस्ट ग्रोसरी रहती है। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर बोलूँ तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आपका $2000 में आराम से हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपेंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि कनाडा में रहने के लिए मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप $3,000 से $4,000 के बीच में अर्न करते हो तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। बिकॉज अगर आपका जो मेजर खर्चा है रेंट का, प्लस आपका ट्रेवल का, फोन्स का, प्लस ग्रोसरी का, वो टोटल $2,000 से $2,500 के बीच में हो जाता है। तो अगर आप 3,000 अर्न करते हो तो भी आप 500 सेव कर रहे हो, अगर आप 4,000 अर्न करते हो तो भी आप उसमें सेविंग कर रहे हो। तो 3,000 से 4,000 के बीच में आप इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है माई स्ट्रगल्स। तो ऑनेस्टली गाइज, मुझे कनाडा आके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है, लेकिन जो यहाँ के मेन स्ट्रगल की जो टर्म है वो ये रहता है, बेसिकली यहाँ का वेदर जो कि बहुत हार्श रहता है और आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, स्नो हटानी पड़ती है, जो कुछ भी है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है अभी तक, बिकॉज स्नो हटाने का या हेल्प का मुझे उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं लग रहा है अभी तक, क्योंकि मुझे स्नो उतनी नहीं रिमूव करनी पड़ी है। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल अभी तक मुझे लगता है वो है यहाँ का एक्सेंट, इंग्लिश का एक्सेंट। जब मैं आई थी इनिशियली तो मुझे कनेडियन एक्सेंट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हमारे इंडिया की इंग्लिश के एक्सेंट में और कनेडियन एक्सेंट में डिफरेंस रहता है। तो अभी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो एक्सेंट हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे हम लोग उस एक्सेंट में बात कर सकते हैं या कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो गाइज ऑनेस्टली, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो या बाहर निकलना शुरू करते हो, तो वो एक्सेंट आप धीरे धीरे खुद ही अंडरस्टैंड करना शुरू कर जाते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो कि अगर आप फिर भी हेजिटेंट हो या आपको फिर भी लगता है कि आप श्योर नहीं हो, यहाँ पे लाइब्रेरी में क्लासेस होती हैं जो बेसिकली इंग्लिश जिनकी वीक होती है या जो थोड़े से हेजिटेंट होते हैं उनको वहां पे इंग्लिश सिखाई जाती है।
जितना कि मुझे पता है, क्योंकि वो लाइब्रेरीज पब्लिक होती है तो वहां का एक्सपेंस बहुत ज्यादा कम रहता है। जिनकी पीआर रहती है उनके लिए फ्री रहता है, लेकिन अगर आप वर्क परमिट पे आए हो तो आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंस होएगा। मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पीआर वालों के लिए फ्री रहता है। सो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या कनाडा सेफ है? तो यस, ऑफ कोर्स गाइस, कनाडा बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शिफ्ट जॉब भी रहती है। तो अगर आप गर्ल है और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कनाडा में क्या होगा, आप शिफ्ट जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सेफ कंट्री है। ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी रात आपकी बसेस चलती हैं, कैब्स की फैसिलिटी रहती है, गो ट्रेन्स रहती हैं। तो आपको उस चीज में बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रॉबरी, स्नैचिंग जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। तो अगर मैं कहूँगी तो यस, कनाडा सेफ कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी रहती है? आते ही, लैंड करते ही कहीं आपको कार तो नहीं ओन करनी पड़ेगी? तो ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में मूव करते हैं तो आपको इनिशियली सेटल होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बसेस, गो ट्रेन्स या फिर कैब्स की फैसिलिटी रहती है, और बसेस काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहती है, स्केड्यूल्ड होती है। बहुत सारी ऐप्स है जिनके थ्रू आप बसेस को देख कर जा सकते हो, उनके टाइमिंग्स को देख के जा सकते हो। लेकिन इन केस आपकी बस मिस हो जाती है तो आप कैब की फैसिलिटी को भी ऑप्ट कर सकते हो। एज सच मेरे साथ मुझे अभी तक इनकन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं लगा है। इनफैक्ट जितने भी मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, या फिर कोई भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबके नियर बाय कोई ना कोई बस स्टॉप जरूर होता है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है, तो आप इजीली बस ले सकते हो। सो एज सच उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में। इनफैक्ट किड्स के लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए, ओल्ड एजेड लोगों के लिए या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए स्पेशल सीट्स रखी जाती है बस के अंदर, एंड बसेस बहुत नीट एंड क्लीन रहती हैं। मेरे अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है कनाडा का। ऑनेस्टली हम लोगों के पास अभी तक कोई कार नहीं है, तो हम लोग अभी तक बसेस से या फिर ट्रेन से या फिर कैब्स को ही ऑप्ट करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए कनाडा बेटर है या फिर यूएसए बेटर है? सो गाइस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो और उसका उस पर्टिकुलर जगह पे क्या स्कोप है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप कनाडा आते हो, यहाँ पे पीआर, अगर आप यहाँ स्टूडेंट वीजा पे आते हो तो आपको पीआर इजीली मिल जाती है, जिसकी वजह से आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो। और यहाँ से परमानेंट रेजिडेंस लेने के बाद आप कुछ टाइम के बाद यूएसए भी मूव कर सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए, और अगर आपको वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन अगर आप यूएस जाते हो स्टूडेंट वीजा पे, तो वहां से आपको कनाडा के लिए पीआर अप्लाई करनी पड़ती है, और आपको पर्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए कनाडा में आके स्टे भी करना पड़ता है। तो अगर आप मेरी एडवाइस पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि आप कनाडा से अपनी स्टडीज कीजिए, एंड देन आप उसके बाद अगर चाहे तो यूएस से मूव कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या कोई भी किसी को कनाडा बुला सकता है, या मैं किसी को कनाडा बुला सकती हूँ? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है गाइस। ये लीगली मेरे हाथों में नहीं है। इन चीज़ों के लिए, कनाडा आने के लिए या किसी भी कंट्री में मूव करने के लिए बहुत सारी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। सो उसके लिए पर्टिकुलरली आपको एक कंसल्टेंट को हायर करना पड़ता है, जो कि आपको प्रॉपर्ली बताते हैं कि आपको कैसे जाना है, कहाँ पे बेटर है, क्या रहेगा, और सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे फ्रॉड कंसल्टेंसीज भी हैं, तो वो आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। मैं अगर आपको एडवाइस देना चाहूँ तो पीआर के लिए अप्लाई कीजिए, आइल्स का एग्जाम दीजिए। वो सबसे बिल्कुल सही वे है कनाडा आपको पहुंचाने का। सो वो एक सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं है होना है, आपको सिर्फ अपने आप कुछ एफर्ट्स पुट करने हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या कनाडा में रेसिज्म है? तो गाइज ऑनेस्टली कनाडा में बिल्कुल भी रेसिज्म नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिकॉज कनाडा बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पे हर एक कंट्री के लोग हैं, चाहे वो चाइनीज है, रशियंस है, इंडियंस है, या
जापानीज है, जर्मन्स है, कोई भी है, यहाँ पे हर एक जगह के लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हर एक इंसान को, हर एक कम्युनिटी को बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाता है, जो कि सबसे अच्छी चीज है कनाडा के अंदर। गाइस, ये तो थे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने अभी इस 1.5 साल की जर्नी में यहाँ पे आके ऑब्जर्व किया है। अगर आपके पास भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना अलॉन्ग विद द बेल। इस पे कनाडा से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, रिलेटेड बहुत वीडियोस आते रहते हैं, और साथ में कुछ लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी रहते हैं। सो प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।